टोटल जो चैप्टर हमें फिजिक्स में करना है वो टोटल चैप्टर है 11। चैप्टर कौन कौन मैं चैप्टर एक बारी बता देता हूँ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको सबसे पहले करने वाले हैं। जैसे चैप्टर कौन है 1, यूनिट एंड डायमेंशन। और ये ग्रुप में आपको ये बताऊंगा कि पीडीएफ किसका मिल गया है, वीडियो किसका आ गया है, डेट ये मैं अपने लिए रख रहा हूँ। ये मैं अपने लिए कि मेरा मुझे पता चलते रहे किसका क्या क्या हुआ है। ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर है मोशन, थर्ड चैप्टर है ग्रेविटेशन, फोर्थ थ्रस्ट एंड प्रेशर, फिर वर्क एनर्जी पावर, वेव मोशन एंड साउंड, लाइट एंड ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, इन्वेंशन एंड मिसलेनियस। तो जो चैप्टर देखो ये टोटल 12 चैप्टर है सिलेबस के हिसाब से है। लेकिन जो हमारा आएगा सबसे पहले आएगा ग्रेविटेशन, फिर थर्स्ट एंड प्रेशर, फिर वेव मोशन एंड साउंड, फिर लाइट एंड ह्यूमन आई। पहले ये 4 चैप्टर आना है हम लोग का, रिकॉर्डिंग वीडियो जो आएगा वो। उसके बाद वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, फिर इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, फिर जो बाकी जो चैप्टर है 1 एंड 2 एंड 11 है। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी याद करने वाला है, यूनिट एंड डायमेंशन याद करने वाला है। ठीक है। इन्वेंशन एंड मिसलेनियस टॉपिक जो होता है वो याद करने वाला होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कौन सा चैप्टर करते हैं, ग्रेविटेशन। ये ऑलरेडी पीडीएफ ग्रुप में आ चुका है, आप लोग देख लेना। इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। देखो ये क्वेश्चन तो आप ज्योग्राफी वाले पोर्शन से भी कर सकते हैं, बट मैंने इसमें लिख दिया कि अर्थ के क्रस्ट में और टोटल अर्थ में कौन कौन से मटेरियल मिनरल मिलता है। टोटल अर्थ क्रस्ट की बात करें तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन मिलता है। सेम इसी तरह टोटल अर्थ पे आयरन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, मैग्नीशियम मिलता है। ठीक है। और अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो ज़्यादा लगता है मून के ग्रेविटी से। ये टोटल टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इसका क्वेश्चन का आंसर आप आगे में डिस्कस मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये जो टॉपिक ये आपको ज्योग्राफी का ही पार्ट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर हम लोग करेंगे यूनिवर्स, उसमें ये पर्टिकुलर चीज़ फिजिकल ज्योग्राफी में डिस्कस हो जाएगा। ठीक है। बाकी ये पोर्शन इसका पार्ट है प्योर ग्रेविटेशनल, ये फिजिक्स का पार्ट है। बाकी ये वाला पार्ट भी आपको ज्योग्राफी से हो जाएगा। ये पार्ट ये जो, बट मैंने ग्रेविटेशन से रिलेटेड था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। और ये पर्टिकुलर चैप्टर कई बारी बीपीएससी में पूछा हुआ, और 69th में भी इसी से लिंक करके बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा। मैंने बोला ना कि अब थोड़ा कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट टॉपिक ये उसका कॉन्सेप्चुअल अप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम किस पे बात करते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या इसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण का एक यूनिवर्सल लॉ है, या उसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। क्या होता है यहाँ पे होता है कि कोई भी पार्टिकल, यूनिवर्स में कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा तो, और जिस फोर्स से अप्लाई करेगा, ध्यान देना, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और जिस फोर्स से अप्लाई करेगा, जिस फोर्स से खींचेगा, वो फोर्स किसके बराबर होगा, वो फोर्स होगा हमेशा F1 किस फोर्स से खींचेगा, M1 इंटू M1 M2। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिए, G M1 M2 बटा आर स्क्वायर। यानी एग्जाम्पल इससे हम ये लगा सकते हैं कि जितना ज़्यादा फोर्स कितना ज़्यादा लगेगा, जितना ज़्यादा दोनों का मास का गुणनफल होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। सिंपल बात है। और ये आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना कोई ऑब्जेक्ट, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, हम अर्थ ही के बात कर लेते हैं। ये अर्थ है, अर्थ पे हम लोग जस्ट अर्थ पे खड़े हैं। हम लोग अर्थ से जितना ऊपर जाएंगे, अर्थ जो फोर्स लगा रहा है हमारे ऊपर, वो फोर्स क्या होगा, कमता जाएगा कि नहीं, क्योंकि आर बढ़ रहा है ना, रेडियस बढ़ रहा है ना। रेडियस क्या होता है, अर्थ के सेंटर से लेके यहाँ हमारा डिस्टेंस, तो ये जितना इंक्रीज होगा ग्रेविटेशन उतना कम लगता जाएगा। तो याद रख लीजिए यहाँ पे कि फोर्स लगेगा वो दोनों के मास के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली। एक चीज़ आप यहाँ से याद रख लेगा कि अर्थ के जो सेंटर होता है ना, अर्थ बिल्कुल अर्थ है, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी कितना होता है, 0 होता है, ये याद रखिए। और सबसे मैक्सिमम कहाँ होगा, अर्थ के सरफेस पे होगा। ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि अर्थ के सरफेस पे, पूरे जगह पे अर्थ के सरफेस पे हमेशा ग्रेविटेशन सेम नहीं होगा। पोल पे याद रखिए, पोल पे कितना होगा, मैक्सिमम होगा। इक्वेटर, इक्वेटर ये है, इक्वेटर है, इक्वेटर पे कितना होगा, ये मिनिमम होगा। इक्वेटर पे मिनिमम होगा, पोल पे मैक्सिमम होगा। ये सब आगे बताऊंगा, बट यहाँ पे ध्यान रख लेना आपको। तो यहाँ पे एक नया आप टर्म देख रहे हो, जी देख रहे हो, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसके बारे में हम आगे नीचे डिस्कस करेंगे। इसका वैल्यू कभी कभी पूछ ले सकता है, ज़्यादातर चांसेस नहीं है पूछने के। अब यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स मिनिमम होता है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी चीज़ को मतलब कि अर्थ से ऊपर फेंकना है तो हमको आसानी कहाँ से होगा फेंकने में, इक्वेटर से फेंके या पोल पर से फेंके, इक्वेटर पर से, क्योंकि थोड़ा सा कम फोर्स लगाने से ही इक्वेटर से हम फेंक सकते हैं। जबकि पोल पे तो क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं तो अर्थ के ग्रेविटेशन के खिलाफ जा रहे हैं, तो ग्रेविटेशन जितना कम लगेगा उतना ही अच्छा लगेगा ना, अच्छा रहेगा। तो इक्वेटर से हमको फेंकना आसान होता है एज कंपेयर टू पोल। इसीलिए जितना मेजॉरिटी स्पेस स्टेशन जो है, मेजॉरिटी स्पेस स्टेशन वो इक्वेटर के करीब होता है, ठीक है ना। जैसे हमारा भी कहाँ पे आपको तमिलनाडु में मिलेगा। तो तमिलनाडु कितना है, कभी भी आपने देखा कि बिहार, यूपी या उत्तराखंड, JNK, यहाँ भी तो स्पेस है, लेकिन ये किसके पास है, ये इक्वेटर से काफ़ी दूर चला जाता है। इक्वेटर के जितना करीब उतना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। मे बी इन फ्यूचर आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि हमारा जो स्पेस सेंटर कुछ है, जो जहाँ से हम लोग अपना सैटेलाइट छोड़ते हुए, ये आपको मे बी अंडमान निकोबार में भी देखने को मिल सकता है। इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो जो डायरेक्शन, ये फोर्स का आप डायरेक्शन देखते हो, क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होता है, यही डायरेक्शन होता है फोर्स का हमेशा। और जी क्या है, जी को कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू आपको याद रख ले सकते हो, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस kg-2। ठीक है, मैं इसको बताता हूँ कैसे निकालना है। इसका ये जो यूनिट है ना वो निकालवा देते हैं आपको कैसे निकालना है। देखो ये तो 6.67 10⁻11 ऊपर में है, क्योंकि यहाँ पे लिखने थोड़ा दिक्कत, तो -11 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है, ऐसे हो समझ लो। यहाँ पे देखो फोर्स बराबर क्या है, G(m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ये न्यूटन यहाँ पे, ये r स्क्वायर, r क्या होता है, दूरी यानी मीटर स्क्वायर ऊपर गया, डिवाइडेड बाई m1 m2 क्या है, ये kg है, ये भी kg है, तो kg का स्क्वायर, यही नहीं है g का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg, नीचे है तो इसलिए ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। क्लियर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या क्या यूनिट होता है वो देख सकते हो, क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे 2 पॉइंट देख लेते हैं जिससे MCQ आ सकता है। सबसे पहला, ब्रह्मगुप्त, इन्होंने ही सबसे पहले एंटीसिपेट किया था कि सारे पार्टिकल, ये बहुत पहले की बात करते हैं, न्यूटन से तो बहुत ज़्यादा पहले, ये 7th सेंचुरी की बात करते हैं। ब्रह्मगुप्ता जी ने सबसे पहले ही एंटीसिपेट कर लिया कि सारे पार्टिकल खींचे चले आते हैं अर्थ की तरफ, यानी ग्रेविएट करते हैं अर्थ की तरफ। 4 फोर्सेस है, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और एक ग्रेविटिज्म। तो इसमें जो इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात करते हैं, ग्रेविटेशन के बारे में बात करते हैं। और ग्रेविटेशन का क्या होता है प्रॉपर्टीज, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब ये कभी कभी भी धक्का नहीं देता, ये हमेशा क्या करता है, खींचता है। और एक किसके, इनवर्स स्क्वायर लॉ को, मतलब कि
फोर्स जितना ज़्यादा दूर रहेगा फोर्स उतना कम लगेगा। दो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा दूर है फोर्स उतना कम लगेगा। एक और चीज़, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किससे इंडिपेंडेंट होता है? मीडियम से, चाहे वैक्यूम में हो या कोई पानी में हो या हवा में हो, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही लगेगा। ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, एक बिग फोर्स है, ये बहुत याद रखना है। ये एक स्टेटमेंट में दिया था एग्जाम के स्टेटमेंट में, क्या ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है? नहीं, एक वीक फोर्स है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके कारण लगता है? अर्थ के कारण लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ की ग्रेविटी बोलते हैं। क्लियर? अब इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस पॉइंट में कोई दिक्कत है कि अट्रैक्टिव नेचर है, हमेशा खींचने की बात करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात करता है, यानी फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा जितना कम दूर पे होगा, यानी आर जितना ज़्यादा फोर्स उतना कम। ग्रेविटेशनल फोर्स को इंडिपेंडेंट मीडियम से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लॉन्ग रेंज फोर्स होते हैं और वीक फोर्सेस होते हैं। ये एक स्टेटमेंट भी दिया था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, लेकिन नहीं, वीक फोर्स होते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अर्थ के कारण जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। अब यूनिवर्सल लॉ जो है, इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका इम्पॉर्टेंस क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। कई सारे फिनोमेना देखा जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि इसका इम्पॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। देखो, द फोर्स दैट बाइंड्स, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हम लोग चिपके पड़े हैं अर्थ से। सिर्फ हम नहीं, पूरा चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है वो भी चिपका पड़ा है। उसके अलावा मून भी चिपका पड़ा है। अब मून, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं अर्थ का हो तो मून क्यों हमारे चारों तरफ घूमता है? ठीक है। उसके अलावा हम पूरा सोलर प्लैनेट सन के चारों तरफ क्यों चक्कर लगाता है? इसी कारण है, इसी थ्योरी के कारण ना। टाइड्स, ध्यान देना, अर्थ के सी में जो टाइड्स आता है, लो टाइड आता है, हाई टाइड आता है, ये किसके कारण से? मून और सन के कारण से, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसके कारण से क्या होता है? टाइड्स आता है। तो टाइड्स याद रखिए, सन में कई सारे वेव होती है, एक जैसे एक वेव बोलते हैं, एक टाइड बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो ज्योग्राफी में हम के करंट और वेव, ये तीनों चीज़ों को ज्योग्राफी में डिटेल में करना है वैसे। ठीक है। फ्री फॉल क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वेन एवर, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करके भी, लिंक करके भी क्वेश्चन आया था। वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स एलोन, वी कैन से डेट ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। इसमें क्या होता है? कोई दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है, यहाँ पे कोई दो ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं। ये है एक पेपर, ये एक है आयरन का कोई टुकड़ा है। अगर ज़मीन पे हम गिराएंगे ना तो दोनों पे क्या होगा? ग्रेविटी दोनों पे बराबर लगेगा। तो दोनों को एक साथ गिरना चाहिए था, नॉर्मल कंडीशन में ही गिरना चाहिए था। लेकिन क्योंकि पेपर पे जो एयर का है ना, एयर का रेसिस्टेंस ज़्यादा लगता है, इसलिए पेपर धीरे धीरे आता है। आयरन पे एयर रेसिस्टेंस कम लगता है, इसलिए वो तेज़ी से आता है। अगर ये हटा दिया जाए, ये हटा एयर का हटा ही दिया जाए, यानी ये हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं वैक्यूम में, जहाँ पे हवा है ही नहीं। जब हवा है ही नहीं, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग अगर करेंगे तो ये आराम से गिरेंगे और दोनों एक टाइम पे गिरेंगे। यही क्वेश्चन पूछा था कि दो अगर मून पे ऐसे गिराते हैं तो दोनों समान वेलोसिटी से आएगा, समान वेलोसिटी से आएगा। समझ रहे हो ना? यही ऑप्शन में था। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट का कितना ज़्यादा अहम रोल है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन विच बॉडी फॉल टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज डिनोटेड बाय जी। अब समझो एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन का हम लोग बचपन से डेफिनेशन क्या पढ़े हुए हैं? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यही ना पढ़े हुए? चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल है, मैं एक फ्लोर से आपको कोई कुछ चीज़ फेंक रहा हूँ, आप आराम से कैच कर लोगे। दूसरे फ्लोर से फेंक रहा हूँ, आपको ज़्यादा चोट लगेगा। थर्ड फ्लोर से फेंक रहा हूँ, और ज़्यादा चोट लगेगा, आप कैच करने जा रहे हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ग्रेविटी तो बराबर लगता है। फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि अर्थ के ग्रेविटी के कारण वो ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता रहता है। जितना ज़्यादा दूर से आएगा, ध्यान देना, जितना ज़्यादा दूर से आएगा वेलोसिटी में उसका बदलाव होता रहता है, तो और ज़्यादा एक्सेलरेट होता रहता है, इसलिए उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ती रहती है। ठीक है, एक्सेलरेशन समझ गए, जी एक एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही यूनिट होता है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम ये भी सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये मैंने बता दिया। अर्थ के सेंटर पे कितना ग्रेविटी होता है, जीरो। अर्थ के सेंटर पे कितना ग्रेविटी होता है, जीरो होता है। अब ये थोड़ा सा ध्यान से समझिए, एक टर्म होता है मास और सेकंड टर्म होता है वेट। मास और वेट, किसी ऑब्जेक्ट का मास जो होता है ना हमेशा समान रहता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इस प्लेस से दूसरे प्लेस पे रखते हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है ना, मास किसी ऑब्जेक्ट का किस चीज़ को मेजर करते हैं, उसके इनर्सिया को मेजर करते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मेजर ऑफ इट्स इनर्सिया। अगला वेट क्या होता है, वेट होता है मास गुने ग्रेविटी। तो यानी भाई मास तो हमेशा सेम है बट ग्रेविटी तो बदलेगा ना। अर्थ पे जो ग्रेविटी है, मून पे जो ग्रेविटी है, हमें पता है मून पे जो ग्रेविटी है वो अर्थ के ग्रेविटी का 1/6 है। तो मून पे कोई चीज़ क्या होगा, ग्रेविटी कम लगेगा, हल्का रहेगा। तो वेट का क्या ऐसा यूनिट है, एन है, न्यूटन, याद रखिएगा न्यूटन। और वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट किस तरफ लगता है, हमेशा नीचे की तरफ लगता है, ग्रेविटी अपने तरफ खींच रही है। मास गुने ग्रेविटी, ग्रेविटी किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। तो वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका वजन हमेशा वजन 5 kg रहेगा, ऐसा थोड़ी कोई डायरेक्शन उसमें होता है। वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा ग्रेविटी, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमने देख लिया। वेट ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैरेज विद पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ द बॉडी। सिंपल बात है भाई, किसी ऑब्जेक्ट का इक्वेटर पे जो वेट होगा, पोल पे जो वेट होगा, बराबर क्यों है, कैसे होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के द्वारा जो लग रहा है वो इक्वेटर पे क्या होगा, कम होगा, पोल पे ज़्यादा होगा, तो वेट भी तो ज़्यादा कम होगा। सिंपल, अर्थ पे होगा, मून पे होगा, दोनों पे डिफरेंस होगा, तो इसलिए वेट पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लियर ना, वेट क्या होता है, मास गुने ग्रेविटी। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट प्लेस, ऑब्जेक्ट का वेट अलग अलग प्लेस पे अलग अलग कैसे होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। सबसे पहले स्पेस में क्या होता है, ग्रेविटी जीरो है तो m इंटू जीरो क्या होगा, जीरो, यानी w क्या हो जाएगा, जीरो। मून पे कितना होगा, 1/6, जितना आपका वेट अर्थ पे है उसका क्या होगा 1/6, क्योंकि मान लो मास तो हमेशा कांस्टेंट है, और अर्थ पे अगर g लग रहा है, सेम मून पे क्या लगेगा, m इंटू जी बटा 6 लगेगा, तो आपका वेट 6 टाइम्स घट गया ना, वही है। पोल पे क्या होता है, मैक्सिमम लगता है, क्योंकि पोल पे जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है। अब ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि एल्टीट्यूड, अगर ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी, मैंने बताया था ना कि अर्थ से जितना ज़्यादा ऊपर जाओगे जी क्या होगा, कम लेगा, जी डिक्रीज होगा। जी डिक्रीज हो रहा है, इसका क्या मतलब होगा, जी डिक्रीज होगा इसका मतलब वेट भी तो डिक्रीज हुआ ना, यही बात है। अर्थ अगर रोटेट करेगा, अर्थ अगर रोटेट कर रहा है तो, नहीं ये है कि अर्थ अगर रोटेट कर रहा है तो पोल के पास तो अर्थ नहीं रोटेट कर रहा है, तो पोल के पास आपको मैक्सिमम ग्रेविटी दिखेगी, इक्वेटर के पास ग्रेविटी आपको कम दिखेगी, ये तो हमको पता चल गया। अगर अर्थ रोटेशन करना रुक गया, अर्थ नहीं रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे जो आपको इक्वेटर के पास जो अर्थ घूम रहा है, जिसके कारण लग रहा है कि ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ फेंका रहा है, ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ फेंका रहा है, ऐसे नहीं लगता है कि बाहर की तरफ फेंका गया, तो बाहर की तरफ फेंका है, इसका मतलब ग्रेविटी कम लग रहा है। क्लियर, ग्रेविटी कम लग रहा है, लेकिन ये गायब, ये रुक गया, इसका मतलब ग्रेविटी ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा लगेगा यानी वेट ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल, ग्रेविटी ज़्यादा यानी वेट ज़्यादा, क्योंकि m तो कांस्टेंट है। अगर देखो, अगर
जितना अभी रोटेट हो रहा है उससे 17 गुना ज़्यादा 17 गुना ज़्यादा ये रोटेट होने लगे। मतलब जो स्पीड अभी है अर्थ का उस उससे 17 गुना ज़्यादा अगर वो रोटेट करने लगे तो जी जो है इक्वेटर पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट पे कोई वेट नहीं लगेगा तो ऑब्जेक्ट कैसे शो करने लगेगा, वेटलेसनेस शो करने लगेगा। क्लियर? ये मैंने आप लोग को बता दिया। इसी कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया था। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर पेपर और स्टोन को आप ड्रॉप करते हैं सेम हाइट से सेम टाइम में तो दोनों में से कौन पहले गिरेगा। तो और क्यों, तो अगर हम एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते, एयर रेसिस्टेंस को बिल्कुल हटा देते हैं तो दोनों सेम टाइम पे गिरेगा। लेकिन अगर एयर रेसिस्टेंस रहने देते हैं तो क्योंकि पेपर का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो पेपर पे नीचे से एयर ज़्यादा लगेगा, इसलिए वो देर से आएगा और स्टोन पहले आ जाएगा क्योंकि डेंसिटी स्टोन की ज़्यादा है। ये देखिए यहाँ पे अगला टॉपिक है कि अगर कोई लिफ्ट में आ रहा है, लिफ्ट वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, लिफ्ट में आदमी का वेट कम होगा या ज़्यादा होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर लिफ्ट स्टेशनरी है, लिफ्ट रुका हुआ है, तो स्केल पे जो वेट एक्चुअल वेट है वही शो करेगा। जो इंसान का एक्चुअल वेट है मास गुना ग्रेविटी वही शो करेगा। अगर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड यानी लिफ्ट क्या कर रहा है, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, तो आपका कम वेट शो करेगा। क्या करेगा, कम वेट शो करेगा। अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो ज़्यादा वेट शो करेगा। ठीक है। अगर एग्जांपल ले लेते हैं, केबल, अगर लिफ्ट का केबल ब्रेक हो गया और ये फ्रीली मतलब क्योंकि कुछ लटका ही नहीं है तो आराम से गिरने लगेगा, तो पर्सन एक्सपीरियंस करेगा वेटलेसनेस, ऐसा लगेगा उसका वेट ही नहीं है कोई। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन से आएगा, लिफ्ट है, लिफ्ट इस यूनिफॉर्म मोशन से आएगा तो वेट में कोई बदलाव ही नहीं होगा। चाहे रुका हुआ है या यूनिफॉर्म मोशन में आए कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये डाउनवर्ड हो रहा है तो वेट कम शो करेगा, अपवर्ड हो रहा है तो वेट ज़्यादा शो करेगा। क्लियर? While descending, if the acceleration of the lift more than the acceleration due to gravity, the person will collide to the roof of the lift. एग्जाम्पल है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कब होगा कि पर्सन का जो सर है वो लिफ्ट के माथे में लग जाए। एक केस है, अगर मान लो ये केस ले लेते हैं, डाउनवर्ड वाला केस को थोड़ा सा और एक जनरल टर्म ले लेते हैं। हमने अभी क्या देखा कि अगर लिफ्ट एक्सेलरेट होगा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा तो क्या होगा, वेट कम शो करेगा। लेकिन अगर डिसेंड नीचे गिर रहा है और लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से ज़्यादा हो जाए, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन कितना है 9.8, इसका मान लो शो करने लगे 10 या 11 शो करने लगे, तो पर्सन का जो सर है ना वो टकरा जाएगा लिफ्ट के रूप में। ठीक है, चलिए अब केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन है। केपलर लॉ, ये इन्होंने कई लॉ बोला है। सबसे पहला लॉ, 3 लॉ इनका मेन फेमस है, ये है सेकंड, ये है थर्ड। पहला लॉ देखते बहुत आराम से। इन्होंने सिंपल क्या बोला कि सिंपल पहले उन्होंने ये पॉइंट बोला कि ये सन है। सबसे पहले बोला ये एक जो अर्थ मूव करती है वो एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करती है, सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करती। जब भी हम इलिप्स पढ़े होइएगा, इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, एक ये वाला फोकस, एक ये वाला फोकस। ठीक है, तो एक समय ये और ये जो है ये है अर्थ का रूट, ये अर्थ का ऑर्बिट है, रूट नहीं ऑर्बिट। तो समझ लो यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्थ का ऑर्बिट है। तो अर्थ मूव करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि अर्थ और सन बहुत नज़दीक होगा, एक समय ऐसा आएगा कि अर्थ और सन बहुत दूर होगा। जब नज़दीक होगा उसको बोलते हैं पेरी हेलियन, और जब दूर होगा उसको बोलते हैं अफेलियन। इस टर्म को क्या है, ये जब सन और अर्थ करीब है, ये सन और अर्थ दूर है। तो अब एक इसका केपलर का पहला लॉ क्या बोलता है, पहला लॉ क्या बोलता है कि अर्थ जो है ये मान लो इस समय सन यहाँ पे है, दूसरा कलर का पेन ले लेते हैं, हाँ यहाँ पे। तो
जब अर्थ यहाँ पे है तो अगर अर्थ यहाँ से यहाँ चला, ये दूरी आपको दिख रहा है, अगर मान लो और ये दूरी आपको, ये दोनों दूरी आपको बराबर लग रहा है, तो आप केपलर क्या बोला कि क्या इन दोनों, केपलर पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या इन दोनों पे आपको लगता है कि यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने में अर्थ को सेम टाइम लगेगा। ये बिल्कुल नहीं होगा। होता क्या है, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। सेम टाइम में सेम दूरी तय नहीं करता है अर्थ, ध्यान देना। सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर नहीं करता है, सेम टाइम में सेम एरिया कवर करता है। यानी अर्थ को ये एरिया, और आपको क्या लगता है ये एरिया और ये एरिया ऑलमोस्ट बराबर होगा, ये एरिया और ये एरिया ऑलमोस्ट बराबर होगा, ये एरिया और ये एरिया बराबर होगा। यानी अर्थ को यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा, मान लो यहाँ से यहाँ जाने में इसको टाइम लगा 1 आवर, तो यहाँ से इतना जाने में टाइम लगेगा 1 आवर। समझ में आया कि सेम टाइम में सेम एरिया मूव करता है, सेम दूरी नहीं, सेम टाइम में सेम एरिया मूव करता है। यही केपलर का पहला लॉ है, ठीक है, यही केपलर का पहला लॉ है। तो यानी आपको क्या दिखेगा, ये जो टाइम लगेगा यहाँ भी 1 आवर, यहाँ टाइम लगेगा यहाँ भी 1 आवर। तो आपको नहीं लगता इस समय आपका अर्थ जो है काफ़ी स्लो दिखेगा, इस समय अर्थ आपको काफ़ी फास्ट दिखेगा। एरिया कवर करता है लेकिन चलना तो उसको दूरी है। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि अर्थ जो है काफ़ी फास्ट चल रहा है, यहाँ पे अर्थ आपको क्या लगेगा, काफ़ी स्लो चल रहा है। ये एक्चुअली जुलाई के महीने में होता है, ये एक्चुअली जनवरी फरवरी के महीने में होता है, जनवरी के महीने में होता है, और ये जुलाई के महीने होता है, महीने में होता है। तो जुलाई के महीने में हमें क्या लगता है कि यार अर्थ बहुत स्लो चल रहा है, जिससे हमको सन बहुत देर तक हमारे माथे के पास आ रहा है। एक ये भी कारण है गर्मी लगने का जुलाई के महीनों में, क्लियर ना, क्योंकि इस समय अर्थ बहुत धीरे धीरे चल रहा है, सूरज के सामने बहुत ज़्यादा देर तक रुक रहा है वो, और ये जनवरी महीने में होता है। यहाँ पे अर्थ थोड़ा फास्ट चलता है अर्थ। तो ये पहला थ्योरी है, क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू केपलर फर्स्ट लॉ ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग द सन एट वन फोकस। ये मैंने बोला ना 2 फोकस है, सन किसी भी फोकस पे हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है। द पॉइंट एट विच प्लैनेट इज क्लोजर टू द सन, इसको हम पेरीहेलियन बोलते हैं। और जब ये नज़दीक रहेगा, और देखो पेरीहेलियन पे दूरी कितना है 147 मिलियन किलोमीटर, और जब दूर है अफेलियन बोलते हैं तब कितना दूरी है 152 मिलियन किलोमीटर। इसलिए ना ऑन एन एवरेज बोलते हैं कि 150 मिलियन यानी 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। तो ये बोला पेरीहेलियन। और सेकेंड लॉ भी मैंने ऑलरेडी बता दिया। सेकेंड लॉ ही क्या बोलता है कि रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन द प्लैनेट स्वीप्स द इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेम टाइम में सेम इंटरवल एरिया कवर करेगा, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये एरिया सेम टाइम में। थर्ड लॉ क्या बोलता है, थर्ड लॉ बोलता है कि स्क्वायर जो होता है टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब का, सेमी मेजर एक्सिस जो होते हैं ना उसके क्यूब का, ठीक है, क्लियर। ये दोनों हम पॉइंट याद रख सकते हैं। अब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करते हैं। यहाँ पे हम एफेलियन और पेरीहेलियन समझ गए। सेम यही मून और अर्थ की बात कर लेते हैं। मून जब अर्थ के ज़्यादा नज़दीक होता है तो उसको हम पेरीजी बोलते हैं, दूर होता है उसको एपोजी बोलते हैं। और वाइटल वेलोसिटी का होता है कि ऑर्बिट जो करता है, सैटेलाइट कोई ऑर्बिट करेगा उसकी कोई वेलोसिटी होगी, और वाइटल वेलोसिटी ये है Gm/r², सॉरी √g/m/r। जी तो आपको पता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये है मास ऑफ अर्थ, और ये है r मतलब दूरी। दूरी किसका, सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सैटेलाइट का, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ से सैटेलाइट का। अगला टर्म क्या है, एस्केप वेलोसिटी। क्या होता है एस्केप वेलोसिटी, मतलब कि अर्थ के ऊपर से हम सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं ना, किस वेलोसिटी से हम भेजें, किस वेलोसिटी से भेजें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन को पार कर जाए। अर्थ का जो ग्रेविटेशन रोक रहा है ना, इस ग्रेविटेशन से पार कर जाए, ये एस्केप वेलोसिटी होता है।
11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये इसका फॉर्मूला है √2 m जब भी है ना, कैपिटल M का मतलब मास ऑफ अर्थ और R का मतलब क्या होता है, इस सैटेलाइट जहाँ से छोड़ा गया और ये अर्थ के सेंटर के बीच दूरी। देखो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, देखो इसको हम ज्योग्राफी में भी थोड़ा डिटेल में करेंगे। देखो एक चीज़ आप मुझे बताओ यहाँ पे, हाँ इस पहले ये पॉइंट समझो, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे देखो ये है सेंटर, अगर मान लो आपका एक गाड़ी है, अपने गाड़ी चारों तरफ घुमा रहे हो, तो आपके गाड़ी को मान लो ये सेंटर अपने तरफ खींच रहा है, जिस फोर्स से खींच रहा है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यानी अर्थ अगर सन के चारों तरफ घूम रहा है तो अर्थ पे एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो आप सोचोगे सर अर्थ फिर गिर क्यों नहीं जाता है सन पे, क्यों चारों तरफ घूमता है? तो घूमता है इसी कारण नहीं गिरता है, समझ में आया ना। तो अर्थ अपना अंदर एक स्पीड ले आता है, स्पीड एक्चुअली होता है mv²/r। इसी स्पीड के कारण अर्थ इतना स्पीड ले आता है, इस स्पीड के कारण अर्थ सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लगाने लगता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जितना सेंट्रीपिटल फोर्स नीचे लग रहा था उतना ही ऊपर लगने लगता है, किसकी वजह से, इसके स्पीड के वजह से, जिसके कारण ये अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ता। मान लो 10 नीचे लग रहा है, 10 ऊपर भी लग रहा है, तो अपने ही जगह पे रहेगा ना। नीचे किसकी वजह से लग रहा है, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ऊपर किसकी वजह से लग रहा है, अपने मूव किया जिस वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी की वजह से। अब एक चीज़ आप मुझे बताओ, ठीक है ना, ये मैंने आप लोग को बता दें mv²/r। इसी mv²/r के कारण ये घूमता है इस स्पीड से, जिसके कारण ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करने लगता है जो कि बराबर हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब एक चीज़ आप मुझे बताओ, यहीं पे ये इस एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने अभी एक चीज़ डिस्कस किया था कि कोई अर्थ के जितना नज़दीक उस पर उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने बताया था। यानी अर्थ ग्रेविटी ज़्यादा लगा रहा है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट अर्थ के पास में घूम रहा है उसको तो अर्थ ज़्यादा तेज़ी से खींच रहा है, समझ में आया ना। जो अर्थ के बिल्कुल करीब है उसको ज़्यादा तेज़ी से खींच रहा है, यानी उसको और तेज़ी से मूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स को, सेंट्रीपिटल फोर्स जो अर्थ अपने तरफ लगा रहा है। सिंपल समझो, जिस तरह सन अपने तरफ खींच रहा था अर्थ को, अब हम पृथ्वी के चारों तरफ एक सैटेलाइट घुमा रहे। अब सैटेलाइट को भी तो हम खींच ही रहे हैं, तो सैटेलाइट पृथ्वी के जितना नज़दीक रहेगा उतना ज़्यादा पृथ्वी उस पर फोर्स लाया है कि नहीं, और खींच के अपना तरफ पटक लेगा। लेकिन होता क्या है, उस सैटेलाइट को चाहिए कि वो उस पृथ्वी के अपोजिट साइड में एक फोर्स लगाए जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट कैसे होता है, mv²/r से। तो क्योंकि g बहुत ज़्यादा लग रहा है, यानी इस सैटेलाइट को अपने अंदर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा, यानी वो सैटेलाइट को बहुत तेज़ी से मूव करना पड़ेगा। इसीलिए जो सैटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में रहता है, मान लो 100 किलोमीटर के अंदर है कोई, उसको लोअर अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। तो इस ऑर्बिट में कोई है तो वो सैटेलाइट बहुत तेज़ी से मूव करेगा, तो वो सैटेलाइट एक दिन में पृथ्वी का 10-12 चक्कर लगा लेता है, क्योंकि उसको ज़्यादा तेज़ी से मूव करना है, तो पृथ्वी के कई सारे चक्कर लगा लेता है। लेकिन एक तो ऐसा दूरी होगा ना, एक ऐसा दूरी होगा जिस दूरी पे पृथ्वी को जितना टाइम लगता है पृथ्वी को जितना टाइम लगता है सन के चारों तरफ घूमने में, उसको भी उतना ही टाइम लगे। तो वो दूरी को हम बोलते हैं लगभग 35,786 किलोमीटर, ठीक है ना। इस दूरी को ही बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। मतलब अर्थ के चारों तरफ कोई घूम रहा है, लेकिन इतना स्लो घूम रहा है कि देखो
अर्थ जिस तरह से घूमता रहता है ना, अर्थ जिस तरह से घूमता रहता है वो भी अर्थ के साथ ही, जिस तरह हम अर्थ घूम रहा है हमारे साथ, हवा भी घूम रहा है ना चारों तरफ, तो हमें थोड़ी फील होता है कि हवा हमारे से खूब ज़्यादा तेज़ी से गुजर रहा है हमारा एटमॉस्फेयर, ऐसा नहीं ना फील होता है। सेम जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट हमको कैसे लगेगा कि हमारे माथे पे ही है, क्योंकि अर्थ जिस स्पीड से घूमता रहता है उसी स्पीड से वो भी घूमता रहता है। समझ में आया ना। उसका दूरी क्या है, लगभग 35,786, उसको कभी कभी 36,000 किलोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, देखो ये हमको बहुत डिटेल में अभी यहाँ नहीं डिस्कस करना है, जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस ये सब ज़्यादा डिटेल में हम बस बता दिए। हाँ, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कई सारे एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम में डायरेक्टली आए हुए हैं कि क्रीम को मिल्क से सेपरेट करते हैं, यहाँ पे भी ये थ्योरी काम करता है। क्लोथ को जब हम साफ़ करते हैं वॉशिंग मशीन में, यहाँ पे भी यही थ्योरी काम करते हैं। अगर कार टर्न कर रहा है कर्व पाथ पे तो पैसेंजर एक्सपीरियंस करता है कि वो बाहर की तरफ फेंका रहा है, ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही। ठीक है, अब अगला टॉपिक क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या होता है, अगर सबसे पहले समझो पीरियोडिक मोशन क्या होता है। अगर कोई रेगुलर इंटरवल के बाद, अपने रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद सेम काम को रिपीट करता है, उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। सेकेंड है हार्मोनिक मोशन, ठीक है, और उसके बाद हम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलरेशन ये हमेशा कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये जिस हाइट से हर बार इसी ऊपर गया, यहीं पे गया, यहीं पे गया, इसी हाइट पे गया, इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और टाइम पीरियड का मतलब यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम लगा सेम टाइम उसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। ठीक है, अब एक पेंडुलम वाला हम है कि एक बॉब को लटकाए हैं चीज़ को, अगर कुछ नहीं उस पर फोर्स लगेगा तो क्या रहेगा, यहीं पे थोड़ा भी उसको फोर्स लगा तो जो मैक्सिमम पॉइंट जाएगा वो यहाँ पे जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूँ कि सबसे ज़्यादा स्पीड इसका कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड होगा। क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे होगा। जहाँ पे इक्विलिब्रियम में था वहीं पे मैक्सिमम स्पीड होगा, क्योंकि फिर स्पीड कमने लगा जीरो, यहाँ जीरो हो गया स्पीड v इक्वल्स टू जीरो, फिर यहाँ से इधर आएगा, फिर यहाँ पे v इक्वल्स टू जीरो। अब बोलोगे जीरो क्यों हुआ, जीरो से ज़्यादा रहता, जीरो से 1 भी रहता तो और आगे जाता ना। ठीक है, देखो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो किसके बराबर होता है, 1/, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, और टाइम पीरियड बराबर होता है 2π√L/g। एल क्या है, ये लेंथ, इस स्ट्रिंग की लंबाई, जी क्या है, ग्रेविटी। तो अगर सिंपल समझ तो, अगर लेंथ इसका इंक्रीज करते हैं, इनका इंक्रीज करते हैं, सिंपल स्ट्रिंग का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, स्ट्रिंग का लेंथ अगर बढ़ाते हैं तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, भाई टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। स्ट्रिंग का लेंथ छोटा करते हैं टाइम पीरियड घटेगा, सिंपल बात है ना भाई, डायरेक्टली रिलेशन है। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन द पेंडुलम बॉब मेक्स द यूनिट टाइम। मतलब सिंपल समझो ना, एक सेकेंड में एक यूनिट टाइम लिए एक सेकेंड में कितना बार ऐसे ऐसे कर रहा है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका यूनिट क्या है, हर्ट्ज। ये बहुत, ये दोनों है, क्वेश्चन पूछा हुआ था इसलिए मैंने डाल दिया था। टाइम पीरियड जो होता है ना सिंपल पेंडुलम का, इनफाइनाइट लेंथ है ना, अगर इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रिंग है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 84.6 मिनट, और टाइम पीरियड सेकेंड पेंडुलम का होगा 2 सेकेंड। ये बस ध्यान है, ये डायरेक्टली बीपीएससी में पूछा था। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया क्योंकि ज़्यादा इसके बारे में थ्योरी मिलता नहीं है। अब फ्रीक्वेंसी जो होता है सिंपल पेंडुलम के फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है, सबसे पहले समझो एक और चीज़। यहाँ पे टाइम पीरियड बराबर है 1 फ्रीक्वेंसी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम पीरियड बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी घटा, सिंपल नहीं है यार। देखो टाइम पीरियड हमने क्या देखा कि एक बारी में यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब एक बारी में ही हमको टाइम लगा 1 सेकेंड का आधा, तो फ्रीक्वेंसी तो दुइये होगा ना। फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा था कि 1 सेकेंड में कितने बार साइकिल कंप्लीट कर रहा है। साइकिल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे है, एक बार यहाँ गया, एक बार यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, एक साइकिल का मतलब इतना होता है। तो एक बारी में ही अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगा तो फ्रीक्वेंसी तो कम में होगा ना।
तो हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टाइम पीरियड बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी घटा। अब समझो ड्यूरिंग समर, देखो समर में क्या होता है, गर्मी में क्या होता है, पेंडुलम का लेंथ इंक्रीज करेगा, लंबाई इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, सिंपल है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेज, टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ तो क्लॉक स्लो हुआ क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किया। ड्यूरिंग विंटर बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठंडी में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। एल्टीट्यूड देखो, अब देखो यहाँ देना, अगर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आप जा रहे हो तो जी क्या होगा, घटेगा। ऊंचाई पे जा रहे हो तो जी घटेगा, जी घटेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, यही है। सम हाइट वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज है, जिसके कारण होता है टाइम पीरियड बढ़ता है, क्लॉक स्लो होता है। क्लॉक स्लो का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। नो इफेक्ट ऑफ मास ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम इफ another person sit on swing, नो इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड। सिंपल है, फ्रीक्वेंसी के पेंडुलम पे मास का कोई फर्क, मास का कहाँ कोई फर्क पड़ा। If child swinging in a swing stands, then the center of gravity shifts upward, reduce the effective length of swing, its time period reduce the swing fast। बोल रहा है कि अगर बच्चे को एक झूला पे झूला रहे हो, बच्चे को खड़ा करा दिया झूला पे, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब झूला का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे था वो थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर शिफ्ट हो गया तो इसका लेंथ जो होता है स्विंग का वो थोड़ा घटा नहीं, यहीं पे ना लेंथ हो गया, लेंथ घटा, लेंथ घटा तो टाइम पीरियड क्या हुआ, देखो लेंथ घटा तो टाइम पीरियड घटता, टाइम पीरियड घटा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो स्विंग ज़्यादा तेज़ी से स्विंग करने लगा। मून पे ऑब्वियसली वैल्यू ग्रेविटेशन का वैल्यू 1/6 होती है। सेंटर ऑफ अर्थ पे वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट इज 0, देयरफॉर पेंडुलम विल नॉट वर्क। मतलब कि सैटेलाइट पे भी पेंडुलम काम नहीं करेगा और अर्थ के सेंटर पे भी पेंडुलम नहीं काम करेगा क्योंकि दोनों पे ग्रेविटी 0 होता है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में बस यही था, ठीक है ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको इशू हो प्लीज़ बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।